दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी अगली कहानी है द असैसिन ऑफ दिगुआ मेट्टा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं साउथ ईस्ट साइड गुंटाकल से आंध्र प्रदेश में और लाइन हो मीटर गेज वाली, तो आपको एक रेलवे स्टेशन आएगा नांदयाल और उसके बाद बहुत ही सुंदर जंगल आएगा जो कि घना जंगल है, पहाड़ियां भी हैं। और उसके बाद रेलवे स्टेशन आएंगे बसवापुरम और चेलामा। उसके बाद आप दो टनल्स क्रॉस करेंगे, एक छोटी है दूसरी बड़ी है, और उसके बाद बहुत ही सुंदर लोकेशन आ जाएगी। और उसके बाद आता है दिगुआ मेट्टा स्टेशन। और जो ये असैसिन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसका आतंक था दिगुआ मेट्टा से लेके उस टनल तक जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वहीं पर एक रेलवे सिग्नल है जहां पर वाटर कॉलम है, उसके पास तो ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव था। अब एंडरसन बोलते हैं कि उन्हें यह जंगल बहुत ही पसंद था, दिगुआ मेट्टा और चेलामा के बीच का। इसलिए नहीं कि यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रचुर मात्रा में थी, बल्कि इसलिए कि यहां शांति बहुत थी। जंगल एकदम जंगल की तरह से ही था, जहां पर आके आप दुनिया भूल जाओ। और इनके फ्रेंड्स थे बहुत सारे चेंचू ट्राइब के लोग जो कि जंगल में ही रहते थे। अब एंडरसन बोलते हैं कि उन्होंने नोटिस किया था कि आंध्र प्रदेश के जंगल में रहने वाले ज्यादा फ्रेंडली हैं और मैसूर राज्य में रहने वाले उतने फ्रेंडली नहीं हैं। यहाँ के जंगल की वनस्पति भी बहुत सुंदर है। दूसरी बात, यहाँ पर हाथी नहीं है, बाइसन भी नहीं है। यहाँ जो बड़े जानवर हैं, नीलगाय, यानी कि ये एक एंटीलोप है जो कि सांबर जैसा दिखता है। दोस्तों, नीलगाय जो होती है उसकी फीमेल कुछ कुछ सांबर जैसी दिखती है, कलर थोड़ा ज्यादा ब्राउन होता है, सांबर का ब्लैकिश होता है। लेकिन जो इसका मेल होता है वो सांबर जैसा नहीं दिखता, सांबर से काफी बड़ा होता है। उसकी गर्दन में बालों का एक गुच्छा होता है। बॉडी स्ट्रक्चर भी सांबर से काफी अलग होता है, आगे से उठा हुआ होता है, पीछे को झुका हुआ होता है। तो एक दिन एंडरसन दिगुआ मेट्टा के लिए चल पड़े ट्रेन से। टनल क्रॉस हो रही थी, वाटर कॉलम आ रहा था, ये सब इन्हें बचपन से ही पसंद था। उसके बाद दिगुआ मेट्टा स्टेशन आ गया। एंडरसन उतरे, अपना बेडरोल लेके, अपना कैंप लेके और अपनी राइफल लेके। अब कुछ लोग एंडरसन को लेने आ गए थे, उन्होंने इनका सामान उठा लिया। राइफल इन्होंने अपने कंधे पर टांग ली और चल पड़े पैदल। फॉरेस्ट बंगलो करीब आधी मील की दूरी पर था। एक ओल्ड बिल्डिंग थी, बड़ी ही सुंदर लोकेशन थी। चारों तरफ सागौन यानी कि टीक का प्लांटेशन किया गया था। नॉर्थ और साउथ में जंगल ही जंगल था। वेस्ट की तरफ से वो रोड आ रही थी जो रेलवे स्टेशन से आती थी, और वो जो वाटर कॉलम जहां पर असैसिन अपनी वारदात करता था, यहां से केवल एक फरलॉन्ग की दूरी पर था। अब एंडरसन का पुराना मित्र अलीम खान, जो कि इस बंगले का केयरटेकर था, उसने एक मुस्कुराहट के साथ एंडरसन का स्वागत किया और जो लोग सामान लेके आए थे उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लगा, सामान यहां रख दो। इस बंगलों में 2 स्वीट्स थे और अलीम खान ने जो बढ़िया वाला स्वीट था उसमें एंडरसन का सामान रखवाया। ये कमरा रोड और रेलवे लाइन फेसिंग था, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें वॉशरूम में शावर था, दूसरे वाले कमरे में नहीं था। अलीम खान एक मुस्लिम था और उसकी केवल 2 बीवियां थी। उसके कई साथियों की 4 बीवियां थी। 4 बीवियां मैक्सिमम होती हैं जो एक मुस्लिम को रखना अलाउड होती हैं। एक बार अलीम खान ने बोला था एंडरसन को कि 2 बीवियां काफी है, पर्याप्त है। अब उसने दोनों बीवियों को बुलाया और कहा, हैंडपंप से पानी भर लो। ये पानी भरा जाना था एक जिंक के बने हुए टैंक पर, जिससे कि इनके बाथरूम की सप्लाई थी। अब जितनी देर में एंडरसन ने अपना सामान अनपैक किया और चाय पी जो कि अलीम खान ने बनवाई थी, इनको आवाज सुनाई दे रही थी हैंडपंप की, और साथ में अलीम खान की दोनों बीवियों की लड़ने की आवाज। दोनों एक दूसरे को बोल रही थी कि तुम हैंडपंप ठीक से नहीं चला रही हो। अब इनका झगड़ा तब शांत हुआ जब ऊपर रखा हुआ टैंक ओवरफ्लो हो गया, पानी नीचे गिरने लगा। अब इसके बाद एंडरसन ने आनंद लिया शावर बाथ का, या यूं कहें एक नहीं, एक के बाद एक कई शावर्स का। बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, करीब 38 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाथरूम के अंदर बड़ा ही अच्छा लग रहा था जब शावर से पानी की एक एक बूंद इनके ऊपर गिर रही थी। फिर एंडरसन ने सोचा, मैं तो शावर के मजे ले रहा हूं, पानी बर्बाद कर रहा हूं। उन दोनों औरतों ने
कितनी मेहनत से इस पानी को चढ़ाया है। अब वरांडे में आर्म चेयर पर अपने पैर फैला के ये चाय पर चाय पीते रहे और साथ में पीते रहे अपने पाइप से तंबाकू। तभी वहां से एक मालगाड़ी निकली और उसका कोयला इंजन धुआं छोड़ रहा था। वो धुआं उड़ के यहां आ रहा था, लेकिन इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अलीम खान जमीन पर ही बैठ गया इनकी आर्म चेयर के पास और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स बताने लगा कि उसकी इकलौती बहन का हस्बैंड नहीं रहा था, जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड था, उसे टीबी हो गई थी। अब वो अपनी पत्नी छोड़ गया है, यानी कि अलीम खान की बहन और उसके 2 बच्चे। प्रॉब्लम यह है कि अलीम खान के भी बहुत बच्चे हैं उसकी 2 बीवियों से। अब कुल मिला के 7 बच्चों की देखभाल अलीम खान को करनी पड़ रही थी। 4 अडल्ट्स थे ही अलीम खान को मिला के। अलीम खान ने कहा कि उनकी बहन भले ही उसके 2 बच्चे हों, लेकिन वो अभी सुंदर दिखती है, उसका फिगर भी अच्छा है और अभी भी वो एक अच्छी पत्नी साबित होगी अगर उसकी शादी हो जाए। अब एंडरसन ने अपनी आंखें बंद करी और इनके सपने वाइल्ड आने लगे कि अगर मैं मुस्लिम बन जाऊं तो अलीम खान की बहन से शादी कर सकता हूं, 2-3 वाइफ्स और भी रख सकता हूं। हालांकि मेरी एक पत्नी बैंगलोर में है, लेकिन 3 अभी भी रखी जा सकती हैं। लेकिन तब जमीनी हकीकत ने इनकी आंखें खोल दी और ये अपने आप को लानत भेजने लगे कि मैं क्या क्या सोच रहा हूं, कैसी उल्टी सीधी बातें सोच रहा हूं। अब एंडरसन ने अलीम खान से कहा कि वो बैंगलोर में पता करेंगे तुम्हारी बहन के लिए एक उपयुक्त पति। और फिर उन्होंने बातों को चेंज कर दिया कि यहाँ टाइगर कितने हैं, लेपर्ड कितने हैं। अलीम खान ने बोला कि अभी 10 दिन पहले ही एक टाइगर का शिकार किया गया है। कुछ सरकारी अधिकारी थे जो सरकारी जीप में थे, स्पॉटलाइट मार के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से केवल 200 मीटर की दूरी पर, जहां पर फायर लाइन है। दोस्तों, फायर लाइन वो होती है जो अंग्रेजों के टाइम पर ही बनी थी और आज भी सभी फॉरेस्ट में है। एक जंगल की स्ट्रिप पूरी पूरी रोड की तरह से साफ कर दी जाती है ताकि इस तरफ की आग, अगर कहीं से आग फैलती हुई आए तो बीच में उसे जलने का सामान ना मिले और आग फायर लाइन पर ही रुक जाए। यानी एक फायर लाइन से दूसरी फायर लाइन के बीच में कहीं 34 फुटी, जैसे कि मैंने कई बार जिक्र किया है, 34 फुटी, 100 फुटी, इस तरह की फायर लाइन होती है। अगर 100 फुटी है, इसका मतलब वो 100 फुट चौड़ी है, यानी आग को 100 फीट तक कुछ भी जलने को नहीं मिलेगा। अगर उसको अच्छे तरीके से फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मेंटेन किया है तो, सफाई कराई है तो, अगर उसकी झाड़ियां साफ नहीं कराई हैं तो आग कैरी हो जाएगी। और आजकल के जमाने में ज्यादातर फायर लाइन उतनी अच्छी मेंटेन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो रोड है, जिन रोड को हम बोलते हैं कि जंगल की दुश्मन है, ये जंगल की रक्षक बन जाती हैं जब आग आती है। ये एंडरसन नहीं बोल रहे हैं, ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं। जब आग फैलती हुई आती है तो बीच में जो डामर की रोड होती है वो आग को फैलने नहीं देती, आग वहीं रुक जाती है। तो हर रोड जंगल को बचाने में फायर लाइन का काम करती है। अब यहाँ पे एंडरसन बोलते हैं कि ये फायर लाइन पश्चिम से लेके पूर्व दिशा की तरफ फैली थी। ये फायर लाइन कनेक्ट करती थी दिगुआ मेट्टा को गोंडा चेरुवू से। अलीम खान ने यह भी बताया कि एक पैंथर भी इस इलाके में है और वो भी तकलीफ दे रहा है। इसके पग मार्क्स देखे जा सकते हैं सुबह सुबह रेस्ट हाउस में ही। कुछ दिनों पहले ही रेस्ट हाउस के पिछले वरांडे से वो कुत्ता भी उठा ले गया था। अलीम ने बताया कि उसकी बहन अपने साथ 2 बच्चे ही नहीं लाई थी, एक कुत्ता भी लाई थी। और इस बंगले का जो आउट हाउस है, जो अलीम खान ने अपनी बहन को दिया था रहने के लिए, कुत्ता भी वहीं रहा करता था। एक रात पैंथर ले गया। कुत्ता बहादुर था, उसने पैंथर से लड़ाई की थी, लेकिन उसके बावजूद पैंथर उसे ले गया था। और पैंथर को कुत्ता ले जाते हुए अलीम खान ने भी देखा था और उसकी बहन ने भी देखा था, क्योंकि उस दिन चांदनी रात थी। अब अलीम खान को चिंता थी कि यहां पर 7 बच्चे हैं, पैंथर वापस आएगा, कहीं बच्चों के लिए खतरा ना बन जाए। एंडरसन बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि वो इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाते, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा भी जा सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैंने कई बार देने की कोशिश की और आज जब वरांडे में आर्म चेयर पे पैर रख के मैं बैठा था, तब भी ये सवाल मेरे मन में आया था। उसका जवाब यह था कि क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में ऐसा हो सकता है कि घर से कुछ दूरी पर ही कहीं पहाड़ी है, कहीं घना जंगल है, जरा सा ट्रेन में बैठो और पहुंच जाओ अपने मनपसंद जंगल में। 50 किलोमीटर दूर बैंगलोर से मैं जंगल पहुंच जाता हूं। कभी ठंडी पहाड़ियों में तरह तरह के लोग हैं,
तरह तरह की भाषाएं हैं, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बढ़िया धूप खिली होती है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन का कलर कैसा है, किन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, आपको क्या पसंद है, ये जरूरी है। क्योंकि मौत एक ना एक दिन आएगी। जिंदगी और मौत एक दूसरे का पीछा ही करते हैं, क्योंकि जंगल में मौत कभी भी आ सकती है। और यही वजह है कि मैं इंडिया से प्यार करता हूं, क्योंकि यहां पे जो वैरायटी मुझे मिलती है मेरे पसंद की चीजों की, इतने छोटे दायरे में ये मुझे किसी कंट्री में नहीं मिल सकती। अब इनके मन में जो ये ख्याल आ रहे थे वो अचानक साइकिल की आवाज से टूटे। रेंजर साइकिल पर आया था अलीम खान को बताने के लिए कि डीएफओ साहब इस इलाके से गुजर रहे हैं और कल रात को रुकेंगे इसी रेस्ट हाउस में। अब रेंजर ने एंडरसन से पूछा कि क्या आपके पास लिखित में परमिशन है सरकारी रेस्ट हाउस में रुकने की। एंडरसन ने जवाब दिया नहीं। रेंजर ने कहा आपको यह रेस्ट हाउस खाली करना होगा। एंडरसन बोलते हैं कि ऐसी समस्या मेरे साथ अक्सर आती रहती है। बहुत सारे फॉरेस्ट बंगलों में मैं वहां रुकने जाता हूं, कोई अफसर आ जाता है। यही वजह है कि मैंने बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी जमीनें खरीदी हैं ताकि मैं चैन से रह सकूं और किसी अथॉरिटी के द्वारा बाहर ना निकाला जाऊं। अब थोड़ी देर में रेंजर इनसे बतियाने लगा था। बोला ये जो बड़े बड़े साहब आते हैं जंगल में, ये एक न्यूसेंस है, परेशान करते हैं। अब रेंजर ने कहा ये आके कुछ काम नहीं करते हैं, काम तो हम नीचे वाले मातहत अधिकारी और कर्मचारी ही करते हैं, ये केवल अपना टीएडीए बनाने आते हैं। और बोला मेरी बात सही है, इस बात का सबूत है कि ये सारे टूर महीने के आखिर में ही होते हैं। अब रेंजर ने कहा आज रात आप यहां पर रुक जाइए, कल सुबह दोपहर के पहले बंगला खाली कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी जब डीएफओ साहब देखेंगे कि आप बिना परमिशन के रह रहे हैं। एंडरसन ने कहा पक्का, मैं सुबह खाली कर दूंगा। एक बात आप बताइए, क्या इस गांव में कहीं कोई खाली कमरा मिलेगा रहने के लिए? रेंजर ने कहा मुझे तो नहीं लगता। अब एंडरसन बोलते हैं कि अभी ही मैंने आपको बताया कि यही वजह है कि जिस जिस जंगल में मैं जाता हूं वहां छोटे प्लॉट खरीद लेता हूं। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो मेरे पास अपनी 20 जमीनें हैं जो मैंने जंगल में खरीदी हैं, जहां पर मैं कैंपिंग कर सकता हूं। अब ये बात जब रेंजर को इन्होंने बताई तो रेंजर ने कहा उनके एक दोस्त हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन है, वो आपको एक जमीन दे देंगे कैंपिंग करने के लिए। अब रेंजर के दोस्त का नाम था रंगा रेड्डी। ये लोग उसके यहाँ गए, वहां पर इन्होंने डोसा खाया, कॉफी पी, उसके बाद चल पड़े जमीन की तरफ। अपनी जमीन दिखाते हुए रंगा रेड्डी ने कहा आप अपनी पसंद की जगह चूज कर लीजिए जहां पर आपको कैंपिंग करनी है। एंडरसन ने जगह देखी, बहुत अच्छी जमीन थी, काली मिट्टी थी। उन्होंने एक ऐसी जमीन देखी कोने वाली जहां पर ज्यादा अच्छी मिट्टी नहीं थी, खेती नहीं हो सकती थी, क्योंकि एंडरसन को चाहिए थी कैंपिंग की जगह और वो नहीं चाहते थे कि रंगा रेड्डी का नुकसान भी हो। थोड़ी दूर पर एक रिवर स्ट्रीम जाती थी और 10 सेंट्स जमीन इनके लिए काफी होती। अब जब इन्होंने ओनर को बताया कि मुझे ये जमीन पसंद है, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप ये जमीन ले लीजिए। अगले दिन वो जीप में ले जाएंगे गिद्दालूर, जहां पर जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। अब एंडरसन ने पूछा आप पैसे कितने लेंगे? तो रंगा रेड्डी ने कहा फ्री, मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगा। तो एंडरसन ने कहा नहीं, मैं पैसे देके ही खरीदूंगा, और वैसे भी फ्री की जमीन की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। तो रंगा रेड्डी ने कहा 5 रुपए दे दीजिएगा। तो एंडरसन ने कहा नहीं, कम से कम 50 रुपए लीजिए। रंगा रेड्डी ने कहा नहीं नहीं, एक बिना काम की जमीन के 50 रुपए, वो भी एक दोस्त के रिकमेंडेशन पर, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। तो इनका सौदा तय हुआ 30 रुपए में, जो कि इंग्लैंड के 2 पाउंड के बराबर थे। अगले दिन सुबह ये पहुंच गए रजिस्ट्रार ऑफिस में। थोड़ी देर में ये प्राउड ओनर थे अपनी खुद की कैंप साइट का, दिगुआ मेट्टा में। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको अपनी जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में बताने लगा। मैंने आपको यह नहीं बताया कि क्या हुआ उस रात जब मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुका था और उस जगह घूम के आया था जहां पर टाइगर को मारा गया था 200 मीटर की दूरी पर सरकारी अधिकारियों के द्वारा। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।